बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बाय विस्मा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे मियोसिस। प्रीवियस लेक्चर में मैं माइटोसिस करा चुकी हूँ। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर लगा ले ताकि उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि एक ह्यूमन की बॉडी मिलके बनी होती है सेल से। ये एक बंदा है, इसकी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है। अब अगर मैं यहां से एक सेल उठा लूं और इसको जूम कर लूं तो ये सेल मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा। ये है सेल और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अगर मैं इनके क्रोमोसोम गिन लूं तो यहाँ पे हमें 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। एक ह्यूमन की पूरी बॉडी इसी सेल से मिलके बनी है, यानी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो एक ह्यूमन की बॉडी को हम 2n लिख सकते हैं, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2n का मतलब है कि एक ह्यूमन बॉडी के सेल्स में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको हम डिप्लॉयड सेल बोलते हैं और ह्यूमन की पूरी बॉडी डिप्लॉयड होती है। तो बच्चों, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम गैमीट्स बोलते हैं। मेल में अगर इनकी बात की जाए गैमीट्स की, तो हम मेल में इनको स्पर्म बोलते हैं और फीमेल में हम इनको ओवम बोलते हैं। ओवम या फिर एग बोलते हैं। अब एक गैमीट्स यानी स्पर्म को अगर हम उठा लें और देख लें तो स्पर्म के न्यूक्लियस में हमें 46 के बजाय 23 नंबर्स क्रोमोसोम्स मिलेंगे, यानी 23 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह फीमेल के एक को अगर हम उठा लें और इनके न्यूक्लियस को देख लें तो हमें यहाँ 46 के बजाय 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है जो कि अल्लाह ने हमें दिया है। अब यहाँ पे यानी 23 क्रोमोसोम स्पर्म में, 23 क्रोमोसोम ओवम में, तो हम इनको n लिखते हैं, यानी एक ही सेट है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे 46 को हाफ कर लो तो यहाँ पे हम इनको n लेते हैं और n को हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। हैप्लॉइड सेल। तो गैमीट्स जो है ये हैप्लॉइड होते हैं और बाकी जो हमारी बॉडी है, जो हमारे स्किन सेल्स हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, जो हमारी पूरी बॉडी है, इनके सेल्स बने होते हैं डिप्लॉयड सेल से। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम डिप्लॉयड सेल की बात करें तो हमेशा हमारे स्किन के सेल्स जो हैं वो डेड होके जड़ते रहते हैं और न्यू सेल्स बनते रहते हैं। तो ये न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं? ये न्यू सेल्स जो है इसी पुराने सेल से, यही पुराने सेल्स जो हैं ये डिवाइड होके यहाँ पे 2 सेल्स बना लेते हैं। एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाता है और दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बच्चों, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाता है और दोनों सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम के नंबर के बराबर होते हैं, ये होता है माइटोसिस। इस डिवीजन को हम माइटोसिस बोलते हैं और इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल मीन्स के इक्वल होते हैं, इनके क्रोमोसोम का जो नंबर है ये इक्वल है अपने पेरेंटल सेल के, यानी 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं, 46 यहाँ पे और 46 यहाँ पे। हमारे जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं ये जब डिवाइड करते हैं तो ये माइटोसिस के थ्रू करते हैं। अब अगर हम बात करें अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स की जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, जो हैप्लॉइड सेल हैं, तो ये डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू, और इस मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है ये रिड्यूस हो जाता है। अब अल्लाह ने हमें कितना अच्छा सिस्टम दिया है
यानी मियोसिस करके, क्योंकि हमारे जो स्पर्म है और ओवम है ये मिल के यहाँ पे स्पर्म और ओवम मिल के जायगोट बना लेते हैं। तो स्पर्म के 23 क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाते हैं और ओवम के 23 क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाते हैं। दोनों मिल के दोबारा से क्या बना लेते हैं, 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो ये एक जायगोट है और यही जायगोट दोबारा से माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होके एक पूरी ह्यूमन बॉडी बना लेता है। और एक ह्यूमन बॉडी जो है ये 2n नंबर है, यानी ये पूरे सेल्स जो हैं ये 46 क्रोमोसोम होते हैं इन सेल्स में। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो बच्चों अब डिटेल से बात करते हैं मियोसिस की। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक है इंटरफेज, सेकंड वन इज एम फेज। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको ये नहीं पता, ये उनके लिए है। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज में सेल जो है खुद को तैयार करता है डिवीजन के लिए। तो इंटरफेज एक प्रिपरेशन फेज है, इसको हम प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। और एम फेज जो है ये एक्चुअल में डिवीजन फेज है, एक्चुअल डिवीजन, यानी यहाँ पे सेल जो है एक्चुअल में डिवाइड होता है। इंटरफेज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी एक सेल जब खुद को डिवीजन के लिए तैयार करता है, पहले वो एक स्टेज में से गुजरता है, फिर दूसरे स्टेज में, फिर तीसरे में, तब जाके एम फेज में जाके ये एक्चुअल में सेल डिवाइड हो जाता है। तो इंटरफेज में पहले हम देखते हैं G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में सेल जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। इसके अलावा सेल साइज इंक्रीज हो जाता है और तीसरी बात, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलिस रेप्लिकेट, यानी यहाँ पे G1 फेज में बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल, सेल का जो साइज है ये इंक्रीज हो जाता है और बहुत सारे ऑर्गेनेलिस जो है वो भी रेप्लिकेट हो जाते हैं। तब जाके सेल जाता है इस फेज में, ये सेकेंड फेज है इंटरफेज का। इस फेज में सेल जाके डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। ये क्यों करता है सेल, क्योंकि अब सेल ने और सेल बनाने हैं तो कुछ चीजें वो दूसरे सेल को भी देगा, तो इसलिए ये सेल जो है चीजें जमा कर रहा है, बना रहा है, एक्स्ट्रा चीजें जमा कर रहा है और बना रहा है, क्योंकि ये दूसरे सेल को भी देगा। तो इस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी और यहाँ पे एक ऑर्गेनेली है जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम की भी रेप्लिकेशन होगी। तब सेल जाएगा G2 फेज में। G2 फेज में सेल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेशन, यानी क्लोरोप्लास्ट की रेप्लिकेशन यहाँ पे होगी और माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन भी यहाँ पे होगी। तो बच्चों अगर मैं इंटरफेस को एक पाई चार्ट पे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह हमें देखने को मिलेगा। ये एक पाई चार्ट है, यहाँ पे बहुत कम हिस्सा जो है, यानी बहुत कम टाइम में सेल एम फेज में एक्चुअल में डिवाइड होगा, बाकी यहां से यहां तक इंटरफेस है। इंटरफेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, G1 फेज और इस फेज और G2 फेज।
अब यहाँ पे G1 फेज में, यानी सेल यहाँ पे आया, ये एक सेल है, यहाँ पे सेल आया, इस सेल ने बहुत सारा प्रोटीन जो है जमा कर लिया, इसमें बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया। सेल साइज इंक्रीज, इस सेल का साइज जो है इसने इंक्रीज कर लिया इस G1 फेज में। पहले ये इतना था, अब इसका साइज इंक्रीज हो गया, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत सारा कर लिया। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलिस रेप्लिकेटेड, यानी यहाँ पे जो ज्यादातर ऑर्गेनेलिस है वो 1 से 2 बन गई, यानी रेप्लिकेट हो गई। अब ये सेल जाएगा इस फेज में, ये यहाँ पे आया, इस सेल का साइज भी इंक्रीज हो गया है, बहुत सारा प्रोटीन भी इसमें बन गया है और बहुत सारे ऑर्गेनेलिस जो है ये भी रेप्लिकेट हो गई है। अब इस फेज में क्या होगा, इस फेज में इसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, इसका डीएनए डबल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा इस फेज में। यहाँ पे एक ऑर्गेनेली है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट होके 2 सेंट्रोसोम इस तरह बना लेगा। तो यहाँ पे ये काम हो जाएगा इस फेज में। अब ये सेल आएगा G2 फेज में, ये आ गया यहाँ पे G2 फेज में। इस सेल में अब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया है, जो कि इस फेज में हो गया था यहाँ पे, और हमारे पास 2 राइबोसोम्स के सेट बन गए हैं, जो सेंट्रोसोम के, सॉरी राइबोसोम नहीं, सेंट्रोसोम के, और बाकी सारे ऑर्गेनेलिस जो है ये भी डबल हो गए हैं। और G2 फेज में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी रिप्लिकेट होके माइटोकॉन्ड्रिया, एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी रिप्लिकेट होके एक और क्लोरोप्लास्ट बना लिया है, और यहाँ पे भी बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया है। अब G2 फेज से ये सेल जाएगा M फेज में। M फेज को हम मियोसिस बोलते हैं, माइटोसिस भी बोलते हैं और मियोसिस भी बोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। तो ये G2 फेज से जो बिल्कुल सेल तैयार हो गया है एक्चुअल डिवीजन के लिए, अब ये जाएगा M फेज में। अब M फेज में आगे क्या होगा ये हम देखेंगे। अब ये सेल बिल्कुल तैयार है डिवीजन के लिए, यानी जिस तरह आप लोग पेपर्स देते हैं, सारा साल आप लोग मेहनत करते हैं, तो आज आप लोगों का पेपर है, एग्जाम है, और आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरह ये सेल बिल्कुल तैयार है डिवीजन के लिए। अब ये सेल जाएगा M फेज में, यानी मियोसिस में। तो एक्चुअल डिवीजन जो है, मियोसिस जो है, इनको हम डिवाइड करते हैं मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1 होता है, और टीलोफेज 1 होता है। इसके बाद मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 होता है, मेटाफेज 2 होता है, एनाफेज 2 होता है, और टीलोफेज 2 होता है। तो बच्चों इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि एक जगह मेरे लिए बन जाए, और फिर मैं समरी दिखा देती हूँ कि किस तरह एक मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास आते हैं डिप्लॉइड सेल से। ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। ये हमारे पास सेल आया, सपोज ये मैंने बनाया है एक पाई चार्ट, ये हमारा M फेज है और ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस में ये G1 फेज है और ये S फेज है और ये G2 फेज है। अब सेल जो मैंने बनाया यहाँ पे आ गया, यहाँ से गुजर के ये प्रोसेस हो के यहाँ पे हमारे पास सेल आया। इस सेल में
हमारे पास क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया था। यानी यहाँ पे इस क्रोमोसोम के साथ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया था। ये एक ही क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में फर्क सिर्फ ये है कि इसका जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, सपोज यहाँ पे 2 ग्राम डीएनए है हमारे पास, कंटेंट ऑफ डीएनए हमारे पास 2C है या 2G है, 2 ग्राम है। यहाँ पे हमारे पास 4 ग्राम डीएनए है, ये भी और ये भी एक ही क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम नहीं है। इसको हम, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है और ये भी क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड है। इन दोनों को हम आपस में बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर हम दूसरे क्रोमोसोम का, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है, इनका क्रोमेटिड और इनका क्रोमेटिड, ये आपस में क्या लगते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बच्चे इसमें भी अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड उठा के और इसका एक क्रोमोसोम उठा के इसका रिश्ता बना के हम इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जबकि इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड, जो दूसरा बाजू है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो G2 फेज में हमारे पास जो सेल आया है कुछ इस तरह से, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया है। कहाँ पे डबल हो गया था, इस फेज में। तो ये क्रोमोसोम हमें ऐसे देखने को मिलेंगे। है तो एक, मतलब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हम कहाँ से काउंट करते हैं, जो सेंट्रोमियर है इनको गिन के हम क्रोमोसोम नंबर बता सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया है, सेंट्रोसोम जो है बन गए हैं और अपोजिट पोल में चले गए हैं 2 सेंट्रोसोम। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की भी रिप्लिकेशन हो गई है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो उनकी भी रिप्लिकेशन हो गई है। बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया है और ऑर्गेनेलिस जो है, बाकी ऑर्गेनेलिस जो कि G1 फेज में रिप्लिकेट हो गई थी, वो ऑर्गेनेलिस भी यहाँ पे रिप्लिकेट हो गई हैं। अब G2 फेज से ये गया M फेज में, यानी मियोसिस में आया। अब मियोसिस में ये सेल जो है, मियोसिस 1 के थ्रू ये सेल डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से। यहां पर जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम यहां पे चला जाएगा एक सेल में, अमाउंट ऑफ डीएनए इस क्रोमोसोम के पास भी डबल होगा और एक क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएगा और इसको हम मियोसिस 1 बोलेंगे। ये जो सेल है जो इंटरफेस से गुजर के आया है, अब ये गया मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया और यहाँ पर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया, यानी यहाँ पे डबल था, डिप्लॉयड सेल था। ये डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बने मियोसिस 1 के थ्रू। अब ये, यानी ये तो एक डिवीजन हो गया। अब ये सेल आगे जाके दोबारा से डिवाइड होंगे और 4 सेल्स बनाएंगे। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं और 2 डिवीजन होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जबकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ और जो डिप्लॉयड सेल था उनसे हैप्लॉयड सेल बने, यानी एक क्रोमोसोम यहाँ चला गया, एक क्रोमोसोम यहाँ आ गया। लेकिन इनके क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो उनका अमाउंट जो है वो डबल है। कंटेंट ऑफ डीएनए हमारे पास डबल है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गए हैं। अब इनमें डिवीजन फिर से होगी
ये सेल डिवाइड करेगा और 2 सेल बना लेगा। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे पास डबल था, लेकिन जो बाकी मेयोसिस 2 में जो हमारे पास सेल्स आएंगे वहां पे जो क्रोमोसोम्स होंगे उनका अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे पास डबल नहीं होगा, सिंगल होगा। यानी यहां से ये क्रोमोसोम पट जाएगा। ये क्रोमोसोम है, ये दरमियान में से ऐसे फट जाएगा। इनके जो क्रोमेटिड्स हैं, जो बाजू हैं क्रोमेटिड्स, ये फट जाएंगे। एक क्रोमेटिड्स जो है एक सेल में चला जाएगा और एक क्रोमेटिड्स जो है दूसरे सेल में चला जाएगा। तो इसका अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे पास सिंगल आएगा, जबकि जो मियोसिस 1 में आया था वहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम का डबल था। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह ये सेल भी डिवाइड करेगा और हाफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पे चला जाएगा, एक क्रोमोसोम जो है यहाँ पे चला जाएगा। हमारे पास एक सेल से 4 सेल बने और हर एक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, n है, और इसको हम मियोसिस 2 बोलते हैं, मियोसिस 2। और ये मियोसिस का जो प्रोसेस है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं। ये तो समरी है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस तरह होता है, मियोसिस 1 में क्या कुछ होता है और मियोसिस 2 में क्या कुछ होता है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो बच्चों यहां से हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 को। मियोसिस 1, मियोसिस 1 में 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। यहां पे हम लेते हैं प्रोफेज 1 को। प्रोफेज 1 को हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज लेप्टोटीन, नंबर 2 इज zygote, number 3 is picaytine, number 4 is diplotene, number 5 is dikinesis। इसको कैसे याद करेंगे? लुबना जरा पानी दे दे, लुबना जरा पानी दे दे। लेप्टोटीन लुबना, जाइगोटीन जरा, पिकाइटीन पानी, डेप्लोटीन दे, डाइकाइनेसिस दे। लुबना जरा पानी दे दे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डेप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इस तरह इस ट्रिक से आप लोगों ने इसको याद करना है। तो बच्चों यहाँ पे लेप्टोटीन में क्या होगा? लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स हमारे पास सेल में जो क्रोमेटिन की फॉर्म में ऐसे पड़े थे, यानी कुल्ले कुल्ले पड़े थे, अब ये क्रोमोसोम्स जो है ये लिपट जाएंगे। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये क्रोमोसोम हम जो लेप्टोटीन स्टेज है इनमें ऐसे कंपैक्ट हो जाएंगे, कंपैक्ट होना शुरू कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक ह्यूमन की बॉडी के सेल की एग्जांपल देती हूँ तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 क्रोमोसोम बनाए हैं क्योंकि इतना स्पेस मेरे पास नहीं है और इतना टाइम नहीं है कि मैं इस सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स ड्रा कर सकूं। तो ये 46 के बजाय मैंने यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लिए हैं। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है ये कंपैक्ट होना यानी लिपटना स्टार्ट कर लेंगे। इनका जो डीएनए है ये ऐसे कंपैक्ट होना शुरू कर देंगे। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में ये है लेप्टोटीन, ये लेप्टोटीन स्टेज है। और अब जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। ये दोनों क्रोमोसोम जो है जिस तरह जाइगोट, ये जाइगोट से आप लोग ट्रैक निकालें,
जिस तरह ज़ायगोट में स्पर्म और ओवम मिलते हैं और ज़ायगोट बनता है, इस तरह ज़ायगोटीन में ये क्रोमोसोम जो है आपस में ऐसे साथ साथ यानी पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सा बना लेंगे जिसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है ज़ायगोटीन स्टेज में और क्रोमोसोम जो है ऐसे पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बनने के प्रोसेस को साइनेप्स बोलते हैं। बच्चों आप लोगों ने इस साइनेप्स को साइनेप्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये साइनेप्स SYNAPIS जो है, ये ज़ायगोटीन में जब कॉम्प्लेक्स बनता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, उसके लिए हम SYNAPIS यूज करते हैं, जबकि साइनेप्स जो है SYNAPSE ये हम यूज करते हैं जब न्यूरॉन जो है, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का जो सिर आता है और इनके दरमियान में जो स्पेस है, इनके लिए हम वर्ड साइनेप्स यूज करते हैं SYNAPSE। ये वर्ड आप लोगों ने, ये स्पेलिंग जो है आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। तो यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है ज़ायगोटीन स्टेज में और इस प्रोसेस को साइनेप्स बोलते हैं। दो क्रोमोसोम्स आपस में करीब आ जाते हैं और इस प्रोसेस को, जिसमें दो क्रोमोसोम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पास पास आ जाते हैं, इनको हम बायवेलेंट बोलते हैं। बायवेलेंट या फिर टेट्राड, क्योंकि यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स आ गए हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम टेट्राड भी बोल सकते हैं, बायवेलेंट या टेट्राड। ज़ायगोटीन के बाद यहाँ पे तो स्पेस भी नहीं है। अब इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, क्योंकि मेरे ये स्पेस नहीं बचता, तो ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। अब ज़ायगोटीन के बाद पेकाइटीन में क्या होता है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ये क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मैं बता चुकी हूं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में ऐसे पेच हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने कुछ जीन्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं, इस क्रोमोसोम की जीन्स इस क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होती है, पेकाइटीन में, पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन होगी। फिर डिप्लोटीन में क्या होता है, यहाँ पे ये सेल जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ फिलहाल। ये सेल जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में, ये न्यूक्लियस है। डिप्लोटीन स्टेज में ये जो रिकॉम्बिनेशन हो गई है, ये क्रोमोसोम अब इनके जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से अलग होना से स्टार्ट कर देंगे और जब ये अलग होना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कायस्मेटा बोलते हैं। कायस्मेटा यानी जब ये ऐसे एक दूसरे से अलग होंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह एक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी जो क्रोमेटिड्स हैं एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको हम कायस्मेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये अभी साथ में होंगे, मिले होंगे, लेकिन एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे और कायस्मेटा बनेगा यहाँ पे। ये जो डिप्लोटीन स्टेज है, डिप्लोटीन
डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में काइजमेटा बन गया है हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे डिप्लोटीन के बाद स्टेज स्टार्ट होता है डाइकाइनेसिस का। डाइकाइनेसिस में जो प्रोफेज का मेन फंक्शन होता है यानी न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ऐसे। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे आ जाते हैं और एस्टर बना लेते हैं और बाकी जो ऑर्गेनेल्स है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रोफेज 1 में हमने क्या क्या देखा। प्रोफेज 1 को हमने डिवाइड किया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में। लेप्टोटीन में क्या हुआ, लेप्टोटीन में पहले जो G1 फेज में या इस फेज में हमारे पास क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़े थे। लेप्टोटीन में ये लिपट गए हैं, कंडेंस हो गए हैं और आगे जाइगोटीन में चले गए हैं। जाइगोटीन में क्या हुआ, जाइगोटीन में दो क्रोमोसोम पास पास आ गए हैं और इनके दरमियान में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को हम साइनेप्स बोलते हैं और ये क्रोमोसोम्स जो हैं इनको हम जो पास पास आ गए हैं इनको हम बाइवेलेंट बोलते हैं या टेट्राड बोलते हैं। फिर ये जाके पैकेटीन स्टेज में जाते हैं और पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं और कुछ जीन्स जो है एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज कर देते हैं जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से हम जो है एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं। इवन जो बहन भाई होते हैं या जो ट्विंस होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से। अब ये पैकेटीन जो है आगे जाता है डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो ऐसे खिसकना शुरू कर देते हैं यानी अलग होना शुरू कर देते हैं और इनके जो क्रोमेटिड्स हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो एक दूसरे पे चढ़ गए हैं वो एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं एक्स लाइक, जिस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम काइजमेटा बोलते हैं। अब ये जो डिप्लोटीन स्टेज है आगे जाके डाइकाइनेसिस स्टेज में जाता है। डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं, क्रोमोसोम्स आपस में आ जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं और इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये सेल जो है जाएगा आगे मेटाफेज में। ये था प्रोफेज, अब ये सेल जाएगा मेटाफेज में जो कि बहुत ही आसान है आगे का काम। इसको मैं मूव कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लें। तो बच्चों अब प्रोफेज 1 को अगर हम प्रोफेज 1 के बाद अगर हम देखें प्रोफेज 1 में हमारे पास ये आया, ये सेल कुछ इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम हमारे पास और ये जो सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल पे चले गए हैं। तो बच्चों प्रोफेज 1 के बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में ये हमारे पास सेल है। अब इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हट गया है और मेटाफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर पे आके ऐसे लेट जाते हैं पास पास। ये क्रोमोसोम आपस में ऐसे लेट गए हैं इक्वेटर पे। यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से स्पेंडल फाइबर्स अराइज होती हैं दोनों साइड से और ये स्पेंडल फाइबर्स अटैच हो जाती हैं इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ और इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ। बस मेटाफेज में इतना ही होता है, क्रोमोसोम आपस में आके जो इक्वेटर हैं, जो सेंट्रल पार्ट हैं, वहां पे आके लेट जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपियर हो जाता है, सेंट्रोसोम से स्पेंडल फाइबर्स अराइज होती हैं और काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाती हैं। मेटाफेज के बाद होता है एनाफेज 1।
एनाफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम है ये अलग होना शुरू हो जाता है, यानी सेंट्रोसोम का जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये शॉर्टन होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम को पोल पे ऐसे खींचना शुरू कर देता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन हो गई है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो पोल्स पे आ गए हैं। एनाफेज के बाद टीलोफेज 1 अपोजिट होता है प्रोफेज का। इसमें क्या होगा, यहाँ पे सेल जो है यानी ये जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल पे चले गए हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो मेम्ब्रेन है ये अपीयर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाता है। ये क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इतना डीकंडेंस नहीं होते, फुली डीकंडेंस नहीं होते। डीकंडेंस हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन फुली डीकंडेंस नहीं होते, क्योंकि इसने आगे मियोसिस 2 भी करना है और बाकी जो ऑर्गेनेलिस है वो भी यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। फिर इस टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी ये सेल जो है ये यहाँ से टूट के ऐसे 2 सेल बना लेता है। ये एक सेल बन गया है और ये दूसरा सेल बन गया है। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास सेल बन गए हैं 2 सेल, यानी एक सेल से 2 सेल बन गए हैं। इनके क्रोमोसोम को अगर हम कंपेयर करें इस सेल के क्रोमोसोम के साथ, तो यहाँ पे हमें 2 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, जबकि इन सेल्स में हमें एक क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें हैप्लॉइड सेल मिलेंगे, यानी इनके का जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उनका डीएनए कंटेंट जो है वो डबल है, यानी जो क्रोमोसोम हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे वो कुछ इस तरह के हैं। जबकि मियोसिस 2 में जो हम टीलोफेज 2 करेंगे तो वहां पे जो हमारे पास सेल्स आएंगे वहां पे हमें कुछ इस तरह के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, जिनमें अमाउंट ऑफ डीएनए सिंगल होगा। क्रोमोसोम हाफ होंगे लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे पास सिंगल आएगा। और मियोसिस 1 में हमारे पास डीएनए कंटेंट डबल है, लेकिन नंबर जो है क्रोमोसोम का वो हमारे पास हाफ आ गया है। ये है मियोसिस 1। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान में एक और स्टेज होता है जिसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, नो डीएनए कंटेंट डबल, यानी अब सेल जो है ये सेल जो यहाँ पे मियोसिस 1 से आ गया है ये दोबारा जो है इंटरफेज में नहीं जाएगा, ये दोबारा जो है इनका डीएनए कंटेंट डबल नहीं होगा, ये ऐसे ही चला जाएगा मियोसिस 2 में। इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान में इंटरकाइनेसिस होता है, जिसमें सेल जो है इंटरफेस में नहीं जाता, यानी उनका जो अमाउंट ऑफ डीएनए है ये वैसे ही होता है जो कि इस मियोसिस 1 में आ गया है। अब ये दोबारा से इस फेज में नहीं जाएगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल जो है माइटोसिस की तरह होता है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जिन बच्चों को माइटोसिस 2 आता है उनके लिए ये बहुत ही आसान है। मियोसिस 2।
अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल आया, यानी 2 सेल हमारे पास आए, दोनों सेल में जो क्रोमोसोम है उनमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है। अब इन सेल से हम और 2 सेल्स बनाएंगे, यानी टोटल में हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे मियोसिस में। इस सेल में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ होगा, यानी 1 क्रोमोसोम इधर आएगा, 1 क्रोमोसोम इधर आएगा और 1 क्रोमोसोम जो है इधर आएगा। लेकिन इनमें फर्क ये है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए सिंगल है। अब ये कैसे आएगा इसको हम देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मियोसिस 2 में मैं कोई सा भी एक सेल उठा लेती हूँ। सपोज मैं ये सेल उठा लेती हूँ, इस सेल को मैंने उठाया। अब ये सेल जाएगा प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में क्या होता है, प्रोफेज 2 में यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और सेंट्रोसोम जो है अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम है ये फिर से कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी और कंडेंस हो जाता है। प्रोफेज से फिर ये सेल जाएगा मेटाफेज में, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हट गई है, ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे आ गए हैं और ये क्रोमोसोम जो है ये दरमियान में ऐसे लेट जाएगा, ये दरमियान में ऐसे लेट गया है। ये मेटाफेज 2 में हो रहा है और मेटाफेज 2 में यहाँ से सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगी और सेंट्रोमियर के साथ काइनेटोकोर लगा होता है उसके साथ अटैच हो जाएंगी। मेटाफेज 2 के बाद स्टार्ट होगा एनाफेज 2। एनाफेज 2 में ये एक सेल है, इस सेल के पोल पे सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम पे लगे स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे और जब ये स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होंगे तो ये क्रोमोसोम जो है इनके क्रोमेटिड्स जो है फट जाएंगे दरमियान में से, क्रोमेटिड्स पटेंगे। यहाँ पे क्या पटेंगे, क्रोमेटिड्स, यानी ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये आपस में ऐसे पट जाएंगे दरमियान में से, सिस्टर क्रोमेटिड्स पट जाएंगे दरमियान में से। एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहाँ पे चला जाएगा और एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे एनाफेज 2 में इसको हम क्रोमेटिड्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके साथ अब सेंट्रोमियर है, इसके साथ भी सेंट्रोमियर है। जब सेंट्रोमियर साथ में होता है तब हम इनको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है अपोजिट साइड्स पे चले जाएंगे एनाफेज 2 में। और फिर टेलोफेज 2 में क्या होगा, टेलोफेज 2 में टेलोफेज जो है ये अपोजिट है किस चीज का, प्रोफेज का। टेलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और ये क्रोमोसोम जो है ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ये जो अपोजिट पोल पे आ गए हैं डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे ऑर्गेनेल्स जो है ये भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ये सेल्स जो है ये दरमियान में से ऐसे इनका जो साइटोप्लाज्म है ये अलग हो जाएगा और हमारे पास ये सेल कुछ इस तरह से, यानी एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे। इसी तरह ये सेल भी इसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा और इस तरह 2 सेल्स बना लेगा। तो टोटल में हमारे पास मियोसिस से 4 सेल्स बनेंगे और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है,
इसमें भी हाफ है, यानी एक क्रोमोसोम यहाँ पे है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे है। और इसी तरह इस सेल से जो सेल्स बनेंगे, यहाँ पर भी इस तरह के क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे। टोटल 4 सेल्स बनेंगे और 4 सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हाफ हो जाएंगे। तो बच्चों अगर मैं इसकी समरी दिखा दूं तो ये कुछ हम इस तरह से ड्रा करेंगे। तो ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में ये एम फेस है यानी मियोसिस है, मियोसिस है, और ये इंटरफेस है। इंटरफेस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। ये सेल आया G1 फेस में, ये सेल आया, यहाँ पे इसने बहुत सारा प्रोटीन जमा कर लिया, इसने अपना साइज भी इंक्रीज कर दिया, प्रोटीन भी जमा कर लिया और कुछ ऑर्गेनेल्स को भी इसने रेप्लिकेट कर दिया। फिर ये सेल गया इस फेज में, साइज इसका इंक्रीज है, कुछ ऑर्गेनेल्स इनमें रेप्लिकेट हो गई है, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गया है। इस फेज में यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें डबल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें डबल हो जाएगा और सेंट्रोसोम की रिप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब ये सेल आएगा G2 फेज में। G2 फेज में ये सेल जो है यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें डबल है, जो कि इस फेज में हो गया है। यहाँ पे सेंट्रोसोम की रिप्लिकेशन हो गई है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रिप्लिकेट हो गया है, क्लोरोप्लास्ट भी रिप्लिकेट हो गया है और बाकी ऑर्गेनेल्स जो है G1 में रिप्लिकेट हो गई थी। अब यहाँ से ये सेल जाएगा मियोसिस में यानी एक्चुअल डिवीजन में, मियोसिस 1 में जाएगा, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में प्रोफेज में जाएगा पहले, प्रोफेज में, प्रोफेज में पहले जाएगा लिप्टोटीन स्टेज में, लिप्टोटीन से जाएगा जाइगोटीन स्टेज में, जाइगोटीन से जाएगा पेकाइटीन स्टेज में, पेकाइटीन से जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस में जाएगा। कैसे? प्रोफेज का जो लेक्टोटीन स्टेज है, यहाँ पे ये सेल आ गया और यहाँ पे जो सेल है G2 फेज में, इनके जो क्रोमोसोम हैं ये कुल्ले पड़े हैं, लेकिन जब ये लेप्टोटीन स्टेज में आता है तो ये कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, यानी लिपट जाते हैं। ऐसे लेप्टोटीन स्टेज में ये लिपट जाते हैं। फिर जाइगोटीन स्टेज में ये क्या करता है, जाइगोटीन स्टेज में ये क्रोमोसोम पास आ जाते हैं और यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इस प्रोसेस को साइनैप्स बोलते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बाइवेलेंट या टेट्राड बनाते हैं। फिर जाते हैं पेकाइटीन में, पेकाइटीन में ये सेल हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे पे ऐसे चढ़ जाएंगे, पेश हो जाएंगे ऐसे, यहाँ पे पेकाइटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होगी, कुछ जीन्स जो है इनके एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के जीन्स जो है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जीन्स जो है एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर ये सेल आएगा डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अलग होना शुरू कर देंगे, तो एक स्ट्रक्चर सा बना लेंगे एक्स टाइप, जिसको हम काइस्मेटा बोलते हैं, काइस्मेटा। डिप्लोटीन के बाद स्टेज स्टार्ट होता है डाइकाइनेसिस का। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और ये क्रोमोसोम जो है ये मोर कंडेंस हो जाते हैं और इनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ पे सेंट्रोसोम जो है ये ऑपोजिट पोल पे चला जाता है।
प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 में क्या होता है? मेटाफेज 1 में ये क्रोमोसोम जो है ये आपस में ऐसे लेट जाते हैं, इक्वेटर पे ऐसे लेट जाते हैं पास पास, और यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो जाती हैं और ये काइनेटोकोर पे लग जाती हैं। मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे खिसक जाते हैं। एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम जो है ये दोबारा से डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फुली डीकंडेंस नहीं होते और बाकी ऑर्गेनेल्स भी अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है और इस सेल से दो सेल बनते हैं कुछ इस तरह से। अब ये जो दो सेल बन गए हैं इस तरह से, इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है, इनमें भी हाफ है। अगर हम इस सेल को या इस सेल को कंपेयर कर लें, कौन से सेल के साथ? इस सेल के साथ, तो यहाँ पे हमें दो क्रोमोसोम मिलेंगे और यहाँ पे हमें एक एक क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो एक सेल से यानी एक डिप्लॉयड सेल से दो हैप्लॉयड सेल बने मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 2 में क्या होगा? मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 में हमने ये एक सेल लिया। इन दोनों सेल के साथ यही प्रोसेस होता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए एक ही सेल लेते हैं। हमने ये सेल लिया, प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाती हैं और ये क्रोमोसोम जो है ये दोबारा से कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं। प्रोफेज 2 के बाद होता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में ये सेल है, ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होती है और ये क्रोमोसोम जो है ये सेंटर में ऐसे लेट जाता है। इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स लग जाती हैं। मेटाफेज में इतना होता है। फिर एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज 2 में सेंट्रोसोम से अपीयर हुई स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होना शुरू हो जाती हैं और ये क्रोमोसोम जो है इनके क्रोमेटिड्स पड़ जाते हैं दरमियान में। एक क्रोमेटिड्स यहाँ पे आ जाता है और एक क्रोमेटिड्स जो है यहाँ पे आ जाता है। इसको अब हम क्रोमेटिड्स नहीं क्रोमोसोम बोलेंगे क्योंकि इनका सेंट्रोमियर अपना अपना है। तो ये एनाफेज 2 में हो गया। अब टीलोफेज 2 में क्या होता है? ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाता है। ये क्रोमोसोम दोबारा से डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे ऑर्गेनेल्स जो है ये भी अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो सेल है ये दरमियान में से यानी साइटोकाइनेसिस के थ्रू दरमियान में से साइटोप्लाज्म में इसका पड़ जाएगा और हमारे पास जो सेल्स बनेंगे कुछ इस तरह से। ये एक सेल बन गया है और ये दूसरा सेल जो कि माइटोसिस 2 से बन गया है। इसी तरह इस दूसरे सेल से भी इस तरह दो सेल्स बन जाएंगे। अब माइटोसिस 2 के सेल्स को अगर हम कंपेयर कर लें मियोसिस 1 के सेल्स के साथ, तो इसमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन मियोसिस 1 में हमारे पास जो क्रोमोसोम है उनका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ है।
जबकि मियोसिस 2 में जो हमारे पास क्रोमोसोम आए हैं उनका अमाउंट ऑफ डीएनए सिंगल है और क्रोमोसोम नंबर भी सिंगल है। तो बच्चों इस तरह मियोसिस के थ्रू एक सेल से, एक डिप्लॉयड सेल से हम 4 हैप्लॉयड सेल बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक मियोसिस में डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनते हैं, यानी एक ह्यूमन बॉडी के सेल को अगर लें जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं, तो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू वही सेल्स जो है डिप्लॉयड सेल्स जो हैं ये जाके हैप्लॉयड सेल बना लेता है, जिसे हम स्पर्म या ओवम या एग बोलते हैं। और ये स्पर्म और ओवम मिलके दोबारा से जायगोट बनाते हैं और फिर से डिप्लॉयड बॉडी बनती है। फिर डिप्लॉयड सेल से दोबारा से हैप्लॉयड सेल बनते हैं और हैप्लॉयड सेल्स आपस में मिलके दोबारा से डिप्लॉयड जायगोट बनाते हैं और इस तरह ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को थम्स अप करें ताकि मेरी मेहनत जो है वो रंग लाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।